इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और हर तरफ तबाही मच गई है। ये नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो हर तरफ भूकंप और सुनामी आई हो। असल में आज से 3 साल पहले पृथ्वी पर अंतरिक्ष से आए कुछ एलियन रोबोट्स ने हमला कर दिया था और उनके पास इतने ताकतवर हथियार थे कि पूरी इंसानी प्रजाति मिलकर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। इंसानों और रोबोट्स के बीच हुए इस लड़ाई में ज्यादातर इंसान मारे जा चुके हैं और जो बचे हुए कुछ इंसान हैं उन्हें रोबोट ने अपना गुलाम बनाकर रख लिया। यानी कि अब वो इंसान न चाहते हुए भी उन रोबोट्स की बातें मानते हैं और उनका हर काम करते हैं, क्योंकि ये रोबोट्स पूरी गैलेक्सी पर अपनी हुकूमत करना चाहते थे और उन्होंने एक एक करके सभी प्लेनेट्स पर कब्जा कर लिया था। उन लोगों ने इंसानों को अपना बंदी बनाया हुआ था और उन्होंने इंसानों के सामने एक शर्त रखी थी कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और अगर कोई निकलता भी है तो उसे 10 सेकंड के अंदर वापस अपने घर में जाना होगा, वरना वो रोबोट्स उस इंसान को मार देंगे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन रोबोट ने सभी इंसानों के कान के पीछे एक डिवाइस लगाया हुआ है, जिसकी वजह से वो सभी इंसानों पर नजर रखा करते थे और उनकी मूवमेंट का पता लगाया करते थे। वो रोबोट सभी इंसानों से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बातें किया करते थे, यानी कि उनके पास इंसानों जैसा दिखने वाला ही एक ह्यूमन प्रोग्राम था जो कि सभी इंसानों तक रोबोट्स का मैसेज पहुंचाया करता था। अब एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को अपना मैसेज पहुंचाता है, जिसके जरिए सभी लोगों से कहता है कि रोबोट्स इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि वो लोग तो इस प्लेनेट पर अपनी रिसर्च के लिए आए हैं ताकि वो इंसानों पर और ज्यादा स्टडी कर सके और एक बार उनकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो सभी लोग हमेशा हमेशा के लिए इस प्लेनेट को छोड़कर वापस चले जाएंगे और मुड़कर दोबारा कभी नहीं आएंगे। साथ ही साथ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी कहता है कि रोबोट्स कभी झूठ नहीं बोलते और अपने वादे के पक्के होते हैं, इसीलिए जैसा उन्होंने कहा वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे, यानी कि वो इंसानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे और अपने वादे के मुताबिक वापस चले भी जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा नशेड़ी था और हर वक्त शराब पीता था और अपने घर में पड़ा रहता था। एक रात वो आदमी शराब के नशे में अपने घर से बाहर आ जाता है और रोते हुए उन सभी रोबोट्स को गालियां देने लगता है, क्योंकि उन सभी रोबोट्स की वजह से ही उसकी वाइफ की जान चली गई थी और वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसीलिए अपना गुस्सा निकालने के लिए उन रोबोट्स को गालियां देने लगता है। इसके कुछ समय बाद वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है और उस आदमी को वार्न करने लगता है कि जल्दी से जल्दी वो 10 सेकंड के अंदर अपने घर में चला जाए, वरना उसके साथ बहुत बुरा होगा। अब इसके बाद वो आदमी उस रोबोट की बात बिल्कुल नहीं मानता और उल्टा उसे ही गालियां देने लगता है, जिसके तुरंत 10 सेकंड बाद वो रोबोट उस आदमी को जान से मार देता है। अब उस आदमी का एक छोटा बेटा भी था जो कि ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन वो बेचारा अपने माँ बाप की मौत का बदला नहीं ले सकता था, क्योंकि उसे पता था कि वो इन रोबोट से बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएगा। वो बच्चा फिर भी रोते हुए घर से बाहर आ जाता है और वो रोबोट उस बच्चे को भी 10 सेकंड के अंदर घर में जाने के लिए कहता है, लेकिन बेचारा वो बच्चा काफी ज्यादा डरा हुआ था। अब देखते ही देखते वो रोबोट अपनी गन उस बच्चे को मारने के लिए उसकी तरफ करता है और वहाँ पर मौजूद केट नाम की एक औरत अपने बेटे के साथ ये सब कुछ देख रही होती है, इसीलिए वो आवाज देकर उस बच्चे को घर के अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बच्चा किसी की नहीं सुनता और वो वहीं पर खड़ा रहता है। तभी वहाँ पर स्मिथ नाम का एक आदमी आ जाता है और उस रोबोट को रोक देता है। असल में स्मिथ उन सभी रोबोट के लिए काम करता था, इसीलिए रोबोट भी स्मिथ की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद स्मिथ केट को उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में अनाथ हो चुका था। असल में स्मिथ केट को काफी ज्यादा पसंद करता था और उसे इम्प्रेस करने के लिए ही उसने उस छोटे बच्चे की जान बचाई थी। अब वहाँ पर एक लड़का और लड़की आ जाते हैं जो कि दोनों भाई बहन थे और ट्विंस भी थे। वो दोनों असल में केट के बेटे यानी कि शॉन के दोस्त थे और उनके साथ रहा करते थे। यहाँ पर वो लड़का जिसका नाम निक होता है वो स्मिथ के बारे में काफी ज्यादा उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिसकी वजह से स्मिथ को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर आगे हमें बताया जाता है कि शॉन असल में काफी ज्यादा उदास रहता था और हमेशा अकेले रहना पसंद करता था, क्योंकि अपने फादर को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। असल में शॉन के फादर 3 साल पहले ही इंसानों और रोबोट्स के बीच में हुई उस लड़ाई की वजह से कहीं मिसिंग हो गए थे और तब से उनका कुछ पता नहीं चला। शॉन को लग रहा था कि रोबोट ने उसके फादर
फादर को मार दिया, इसीलिए वो रोबोट से काफी ज्यादा नफरत किया करता था। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं शॉन को उम्मीद थी कि उसके फादर जिंदा होंगे, इसीलिए कुछ पेपर्स पर अपने फादर की फोटो ड्रॉ करके उनके इन्फॉर्मेशन लिखकर टेनिस बॉल को काट कर उनके अंदर भर देता है और उन बॉल्स को पूरे शहर में दूर दूर तक फेंक देता है। असल में शॉन को लग रहा था कि वो बॉल एक ना एक दिन किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचेगी जिसको उसके फादर के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और कई दिन बीत जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि शॉन और उसके फ्रेंड्स एक प्ले स्टेशन गेम को रिपेयर कर रहे होते हैं और उनके साथ वो छोटा बच्चा भी था जिसका ख्याल अब शॉन की मदद रख रही होती है। वो प्ले स्टेशन को रिपेयर करते करते शॉन के फ्रेंड निक को अचानक जोरदार करंट लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। अब यहाँ पर निक की बहन तुरंत भागकर उसके पास जाती है और उसे चेक करती है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन तभी वो देखती है कि निक के कान के पीछे लगा हुआ वो डिवाइस ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पर जब उन सभी लोगों को ये बात पता चलती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब ये पता चल चुका था कि उस डिवाइस को कैसे ऑफ किया जा सकता है। अब इसके बाद वो सभी लोग खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपने डिवाइस को ऑफ कर लेते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग पास ही के एक मॉल में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें कई सारी चॉकलेट, कैंडी और स्वीट्स दिखाई देते हैं जिन्हें खाकर वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर वो सभी लोग उस मॉल में घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी उस छोटे बच्चे को वहाँ पर एक बॉल दिखाई देती है। असल में ये वही बॉल थी जिन्हें शॉन फेंका करता था। अब वो बच्चा तुरंत उस बॉल को लेकर शॉन के पास जाता है और उसे दे देता है। जब शॉन उस बॉल को खोलकर उसमें से वो लेटर निकालता है तब वो देखता है कि उस लेटर पर किसी का रिप्लाई आया है और उस पर लिखा हुआ था कि तुम्हारे पापा एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और अगर तुम्हें उनके बारे में जानना है तो तुम स्कूल जाओ। अब यहाँ पर शॉन फैसला करता है कि अपने पापा को ढूंढने के लिए शहर में मौजूद उस स्कूल में जाएगा, इसीलिए वो अपने बाकी 3 दोस्तों को वापस घर लौटने के लिए कहता है। ये सुनकर शॉन का दोस्त निक कहता है कि अच्छा शॉन, तुम स्कूल चले जाओ, हम लोग घर जाते हैं। लेकिन निक की बहन कहती है कि हम लोग भी शॉन के साथ ही जाएंगे और उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हालांकि निक शॉन के साथ जाना बिल्कुल नहीं चाहता था और अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है कि शॉन के साथ जाने से उनकी जान को खतरा होगा और उसे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। लेकिन निक की बहन उसे समझाने की कोशिश करती है कि शॉन के फादर की जगह अगर हमारे फादर होते तो शॉन हमारी मदद करने से बिल्कुल नहीं हटता, इसीलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी बहन के काफी ज्यादा समझाने पर निक मान जाता है और अब वो चारों मिलकर स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन लोगों को स्कूल में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि कुछ फाइल लेकर जा रहा था और अब शॉन और उसके दोस्त उस बूढ़े आदमी का पीछा करने लगते हैं। वो लोग एक स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर कई सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट रखे हुए थे। यहाँ पर शॉन अपने फादर की फाइल भी ढूंढने लगता है ताकि उसे अपने पापा के बारे में कोई जानकारी मिल सके। अब इसके बाद छानबीन करते समय शॉन को कई सारे अलग अलग लोगों की फाइल दिखाई देती है और हैरानी की बात तो ये थी कि उसमें से कुछ फाइल्स पर लगे हुए लोगों की फोटो पर रेड कलर में क्रॉस का निशान बना हुआ था। ये चीज देखकर शॉन को समझ आता है कि जिन लोगों की फोटो पर क्रॉस का निशान है इसका मतलब वो लोग मारे जा चुके हैं और जिन लोगों की फोटो पर क्रॉस का निशान नहीं है वो डेफिनेटली जिंदा है। अब शॉन बस यही उम्मीद कर रहा था कि जब उसे अपने पापा की फाइल मिले तब उनके फोटो पर क्रॉस का निशान ना हो और उसके तुरंत बाद शॉन को अपने पापा की फाइल मिल जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उनके फोटो पर क्रॉस का निशान नहीं था। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा थे। अब शॉन और उसके दोस्त इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी वहाँ पर उन सबके कान के पीछे लगे हुए वो डिवाइस अचानक एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके तुरंत बाद वहाँ पर कई सारे बड़े रोबोट्स आकर उन पर हमला कर देते हैं। शॉन और उसके दोस्त की जान अब खतरे में पड़ चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पर स्मिथ भी आ जाता है और उन सभी रोबोट्स को रोक लेता है। यहाँ पर स्मिथ शॉन से पूछता है कि उन्होंने वो डिवाइस कैसे ऑफ किया, जिसके जवाब में शॉन उसे कुछ नहीं बताता और फिर स्मिथ गुस्से में आकर उन सबको चेन से बांध देता है। यहाँ पर स्मिथ शॉन के कान के नीचे से वो डिवाइस हटाकर एक दूसरा डिवाइस लगा देता है जो कि पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक था और वो
कभी ऑफ नहीं हो सकता था। स्मिथ यहाँ पर शॉन को बताता है कि ये वाला डिवाइस हर पल उसके दिमाग को स्कैन करता रहेगा और वो क्या क्या सोचता है ये स्मिथ को पता चल जाएगा। साथ ही साथ वो शॉन को ये भी बताता है कि ये डिवाइस किसी भी इंसान के दिमाग को पढ़कर उसकी विश को पूरा कर देगा, जिससे उस इंसान को ऐसा लगेगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी जी ली हो और वो कुछ ही समय में कोमा में चला जाएगा, जिसके तुरंत कुछ दिनों बाद उस इंसान की मौत हो जाएगी। यहाँ पर शॉन स्मिथ को काफी ज्यादा गालियां देने लगता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इंसानों के खत्म होने के पीछे स्मिथ का भी हाथ है, इसीलिए स्मिथ को काफी ज्यादा भला बुरा कह देता है। स्मिथ को यह सुनकर शॉन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि शॉन को जिस मशीन ने कैद कर लिया था वो एक्टिवेट थी, इसीलिए स्मिथ को उसके पास जाने पर एक जोरदार करंट का झटका लगता है, जिसकी वजह से वहीं पर गिर जाता है और वो मशीन भी शॉन को आजाद कर देती है। शॉन यहाँ पर अपने बाकी के दोस्तों को भी छुड़ा लेता है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जाते समय निक वहाँ पर मौजूद सभी गैस सिलेंडर को ऑन करके वहाँ पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ ही समय में एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। इसके बाद शॉन और उसके दोस्त तुरंत उस जगह से निकल जाते हैं और पास ही के एक होटल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि कई सारे लोग उस जगह पर पार्टी कर रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक अनजान शख्स आकर उन सबको देख लेता है और उन्हें पकड़कर अपने बॉस के सामने ले जाता है, जो कि असल में एक औरत थी। वो औरत शॉन और उसके दोस्तों से पूछती है कि तुम लोगों ने अपने कान के पीछे लगे हुए इस डिवाइस को कैसे डीएक्टिवेट किया, जिसके जवाब में शॉन उसे अपने फादर की फोटो दिखाते हुए कहता है कि पहले आप मेरे पापा को ढूंढने में मेरी मदद करो, उसके बाद में आपको ये डिवाइस डीएक्टिवेट करने का तरीका बताऊंगा। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच एक सौदा हो जाता है और औरत शॉन और उसके दोस्तों को एक आदमी के पास ले जाती है, जो कि काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। यहाँ पर वो अनजान आदमी शॉन को कहता है कि तुम शहर में मौजूद एक नदी के पास जाओ, जहाँ पर तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अब शॉन भी ऐसा ही करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्मिथ उस धमाके में बच गया है और अभी भी जिंदा है। वो अपने रोबोट्स की फौज लेकर शहर के बीचों बीच आ जाता है और उसने शॉन की मदर को भी बंदी बना लिया था। वो तुरंत अपने माइक में चिल्लाकर शॉन को धमकी देने लगता है कि अगर तुमने खुद को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा। यहाँ पर शॉन एक जगह पर छुपा हुआ था और उसके दोस्त भी उसी के साथ थे, लेकिन अचानक उनकी तरफ एक रोबोट आने लगता है, जिसे देखकर शॉन काफी ज्यादा डर जाता है। रोबोट जैसे ही शॉन और उसके दोस्तों के और नजदीक आने लगता है, तभी अचानक वो शॉन के माइंड से कनेक्ट हो जाता है और वो बिल्कुल वैसे ही एक्शन करने लगता है जैसे शॉन उससे करने के लिए कहता है। यहाँ पर शॉन को पता चलता है कि स्मिथ ने उसके कान के पीछे जो डिवाइस लगाया है उसी की वजह से ये रोबोट उसके ब्रेन से कनेक्टेड हुआ है। अब इस सब के बाद शॉन अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिसके मुताबिक वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर स्मिथ ने उन सबको बुलाया था। शॉन वहां पर अपने रोबोट की मदद से स्मिथ को हरा देता है और उसे कहता है कि अगर उसने उसकी मदर को उसके हवाले नहीं किया तो अपने रोबोट की मदद से स्मिथ को मार देगा। यहाँ पर स्मिथ डर के मारे शॉन की मदर को उसके हवाले कर देता है और साथ ही साथ उससे ये भी कहता है कि अगर तुमने एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान इस रोबोट से हटा दिया तो फिर ये रोबोट तुम्हें खुद ही मार देगा। जिसके जवाब में शॉन उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, बस अपनी फिक्र करो। शॉन तुरंत अपने मदर और दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके तुरंत बाद वो उस रोबोट की बैटरी भी निकाल देता है, जिसकी वजह से वो रोबोट वहीं पर डीएक्टिवेट हो जाता है। असल में शॉन ने ये इसलिए किया था ताकि उसे आगे चलकर उस रोबोट से कोई खतरा न हो। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि स्मिथ अपने बॉस यानी कि उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट से मिलता है और उसे शॉन के बारे में बता देता है, जिसके जवाब में वो एआई रोबोट स्मिथ से कहता है कि मुझे शॉन जिंदा चाहिए और अगर तुम उसे ढूंढ कर नहीं ला पाए तो फिर मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। ये बात सुनकर स्मिथ काफी ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत शॉन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उस एआई रोबोट का नाम मेडिएटर था और वो स्मिथ को अपनी रोबोट की आर्मी भी दे देता है ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी शॉन और उसके दोस्तों को ढूंढ सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेडिएटर ही पूरे रोबोट्स की आर्मी को कंट्रोल किया करता था और इंसानों की बर्बादी के पीछे उसी का हाथ था। अब कहानी आगे बढ़ते हुए हमें दिखाया जाता है कि शॉन और उसकी फैमिली एक जंगल की तरफ आ चुकी थी, जहाँ पर उन्हें कई सारे बड़े बड़े पत्थरों पर किसी डायरेक्शन का सिंबल दिखाई दे रहा था। इस जगह पर शॉन की मदर को जंगल के बीचों बीच एक छोटा लड़का दिखाई देता है जो कि उनकी तरफ देख रहा था। जैसे शॉन
शॉन की माँ उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगती है तब वो बच्चा डर कर वहाँ से भागने लगता है और शॉन और उसके दोस्त भी उस बच्चे के पीछे पीछे भागने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ इंसान के घर दिखाई देते हैं और कुछ इंसान भी दिखाई देते हैं जिनके हाथ में तीर कमान थे। यहाँ पर शॉन को अपने फादर भी दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत उनके पास भागकर उनके गले लग जाता है। शॉन की मदर केट भी अपने हस्बैंड को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी उन्हें गले लगा लेती है। अब यहाँ पर शॉन के पिताजी उसे बताते हैं कि इंसानों और रोबोट की जंग में ज्यादातर इंसान मारे गए और जो बचे हुए इंसान थे वो लोग जंगल के बीचों बीच आकर रहने लगे ताकि वो लोग अपनी जान बचा सके। अब यहाँ पर कुछ समय बाद स्मिथ भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो सभी इंसान रह रहे होते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी इंसानों को धमकाने लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, बस तुम लोग चुपचाप शॉन को मेरे हवाले कर दो वरना कुछ ही समय में मेरी स्पेसशिप तुम्हारे घरों को बर्बाद कर देगी और तुम सभी मारे जाओगे। यहाँ पर शॉन सभी लोगों की जान बचाने के लिए उस स्पेसशिप को अपने दिमाग की मदद से कंट्रोल कर लेता है और उसके अंदर घुस जाता है। ये चीज देखकर मीडिएटर भी वहाँ पर आ जाता है और शॉन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है जिसके बाद उसे कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और इसके बदले हम सभी इंसानों को जिंदा छोड़ देंगे। असल में वो मीडिएटर शॉन से इसलिए इम्प्रेस हुआ था क्योंकि शॉन के कान के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइस लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी शॉन उस डिवाइस को कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर शॉन उस मीडिएटर की एक नहीं सुनता और अपने दिमाग की मदद से उस स्पेसशिप को दूसरे स्पेसशिप से टकरा देता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो मीडिएटर उस स्पेसशिप से नीचे गिरकर टूट जाता है। दोस्तों उस स्पेसशिप के डिस्ट्रॉय होने पर वहाँ पर मौजूद सभी रोबोट्स एक एक करके डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उस शिप में ही सभी रोबोट्स का कंट्रोलर था। और अब शॉन और उसके दोस्त तुरंत उस मीडिएटर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो मीडिएटर शॉन को कहता है कि अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और हम लोग जल्दी लौटेंगे। तभी शॉन उस मीडिएटर के एआई को भी कंट्रोल कर लेता है और अर्थ पर मौजूद बाकी सभी दोस्तों को भी डीएक्टिवेट कर देता है। दोस्तों धीरे धीरे करके अर्थ से सभी रोबोट्स का नामो निशान मिट जाता है जिसकी वजह से सभी इंसान काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब मूवी के एंडिंग में हमें एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि असल में स्मिथ सभी रोबोट को कैसे कंट्रोल कर रहा था। दोस्तों दरअसल स्मिथ कोई आम इंसान नहीं था बल्कि वो खुद एक एलियन था जिसकी वजह से ही वो सभी रोबोट्स को आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था और वो सभी रोबोट उसकी बात मानते थे। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन फिर से धीरे धीरे ग्रो कर रही है और अर्थ पर से रोबोट का नामो निशान मिट चुका है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।